तो हेलो हाय एवरीवन। हम लोग आज W3 स्कूल की वेबसाइट पे हैं और हम लोग नमपाई पिछली क्लास में देखें। देखिए, नमपाई में जितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको देख लिए हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ट्यूटोरियल में जाके और नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे दिखेगा नमपाई। नमपाई पे क्लिक कर सकते हैं और आज वाले जो क्लास है ना, थोड़े से ये वाला पार्ट कवर कर लेंगे कि अगर जो पार्ट छूटा है या फिर क्या है क्या नहीं है, वो सारे पार्ट अभी कवर कर लेंगे। मतलब इस वेबसाइट में जितना भी ट्यूटोरियल है लाइन बाय लाइन, और आपने तो 1 घंटे में पूरा देख लिया है कि क्या क्या होता है, तो आपको अभी रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, कुछ करने वाले नहीं है, रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी W3 स्कूल के वेबसाइट पे नमपाई वाले पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, नमपाई गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ से। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपको अगर इंस्टॉल करना है तो इंपोर्ट, सबसे पहले इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल नमपाई लिखते हैं, जैसा कि बताए थे कि ऐसे ही इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद ये बोला है कि अगर आपको नमपाई यूज करना है तो आपको जहाँ पे भी आप यूज करना है तो वहाँ पे इंपोर्ट करना होगा नमपाई को, तभी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये एक्सटर्नल पार्ट है, मतलब ये जो है पाइथन का पार्ट नहीं है, बाहर से लाया गया है इसको, तो इसलिए हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब है दूसरी जगह से लाया जा रहा है। उसके बाद अगर मुझे एरे बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक लिस्ट लेना है। लिस्ट लेना है, यहाँ पे इस तरह से लिस्ट लेंगे और सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट लिखना है। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करें, तो नमपाई, नमपाई को हमको यूज करना है। नमपाई क्या होता है, वो हम लोगों को 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3D 4D एरे क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं इंपोर्ट नमपाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नमपाई डॉट एरे। ये इस नमपाई का एक फंक्शन है, मतलब एक मेथड है, एरे, जो कि किसी भी लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एक फंक्शन के अंदर जो भी लिस्ट आप डालेंगे उसको ये एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये एरे है, तो इसको यहाँ पे अगर आप टाइप लिखेंगे, PYP टाइप लिखेंगे और यहाँ पे इसका टाइप चेक करेंगे तो ये बता देगा ये एरे है, ये लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, ये देखिए ये बोल रहा है कि एनडी एरे है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे थे। और जैसे मान लेते हैं कि बार बार नमपाई जो वर्ड है बड़ा है, इसको आपको बार बार इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखना है, तो आप इस नमपाई को एक निक नेम दे सकते हैं। जैसे किसी का बड़ा नाम होता है तो बहुत बड़ा लंबा नाम होता है, तो घर पे उसको निक नेम से उसको पुकारते हैं, तो उसी तरह से निक नेम देना चाहते हैं इस नमपाई को, तो आप निक नेम भी एनपी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है कि इस एनपी से, जैसे पहले numpy डॉट एरे लिख रहे थे ना numpy के फंक्शन को यूज करने के लिए, अब आप एनपी से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि हमने numpy का शॉर्ट नेम दे दिया एज से, इसको एलियाज बोलते हैं। तो अब np डॉट एरे लिखेंगे तो यहाँ पे सेम वही काम होगा जो पहले हो रहा था। ठीक है, तो अब एक और चीज है कि अगर वर्जन चेक करना है कि आप numpy का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे np डॉट अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर और वर्जन, फिर डबल अंडरस्कोर लिखेंगे, तो ये वर्जन चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे चीजें वही जो बताए हैं, सारी चीजें वही हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फिर से बता रहा है कि अगर आपको एरे क्रिएट करना है तो numpy डॉट एरे क्रिएट करके उसका टाइप चेक करते हैं, उसको बता दिए कि टाइप कैसे चेक करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे है। और अब देखते हैं, अब एरे के अंदर जो है इंडेक्सिंग कैसे करते हैं कि मतलब ये देखिए यहाँ पे, ये जो है 0 पे पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। यानी कि हम यहाँ पे लिखे कि 3 पे कौन सा वैल्यू है, तो 3 पे 4 वैल्यू है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे रन करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरह से देखिए 4 आ गया। उसी तरह से ये 1 पे है तो 1 पे जो है 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यही बताया गया। यानी कि अभी तक जितनी सारी चीजें बताए ना, अभी तो वही चल रहा है। कुछ एक आध चीजें हो सकता है छूट गया होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है। ये बोला है कि आप इस एरे में से जो 2 नंबर पोजीशन पे है और 3 नंबर पोजीशन पे है, 2 पे क्या है 0 1, 2 पे जो है 3 है और 3 पे क्या है 4 है, तो ये बोला है कि 2 और 3 को ऐड करना है, तो कितना आएगा 7 आएगा, बस यही है। तो इसको ये कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइसिंग होता है। स्लाइसिंग में यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट देना होता है और एंड पॉइंट देना होता है, या फिर आप स्टेप भी दे सकते हैं, भी इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, जैसे ये बोला है कि 1 से
5 तक यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट लिखा हुआ है। तो स्टार्ट पॉइंट ध्यान रखना है, जो भी हम स्टार्ट पॉइंट लिखते हैं ना, वहां से शुरू होता है। जैसे ये 0 है, ये 1 है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हो यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ तक जाएगा? 5 तक। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जहां 5 गया है वहां से पहले तक का चाहिए, यानी कि ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है और ये एंड वैल्यू है, ठीक है, एंड वैल्यू है। तो जहां से स्टार्ट होगा वहां से वैल्यू शुरू होगी, लेकिन जहां एंड लिखा हुआ है उससे पहले तक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पे, यहाँ 5 लिखा गया है, तो 6 नहीं आएगा, 5 तक ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्लाइसिंग होता है, इसको स्लाइसिंग बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 0 1 2 3 4, यहाँ पे सिर्फ 4 लिख के कॉलन दे देते हैं। तो 4 लिख के कॉलन देते हैं ना, तो यहाँ से शुरू होके लास्ट तक जितना वैल्यू होगा, अगर यहाँ पे मान लेते हैं जो भी वैल्यू होता, अगर यहाँ पे 88 होता, 0 होता, 5 होता, 9 होता, तो ये सारा वैल्यू आता। ठीक है, मतलब अगर आप स्टार्ट पॉइंट दे देते हैं, तो वहां के बाद जो भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू आएगा। अगर आप यहाँ से एंड दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं आप एंड पॉइंट दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम 6 दे देते हैं, तो 6 से पहले का जो भी वैल्यू होगा वो सारा हमारा आएगा। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 से पहले वाली जितनी वैल्यू है सब आ गया। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं। अभी बताए कि डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा टाइप अलग है। देखिए, आप जैसे पाइथन में आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते थे, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करते थे, उसी तरह से जो नंपाई के अंदर भी बहुत तरह की डेटा टाइप होता है। जैसे इंटीजर है, यहाँ पे बूलियन है, अनसाइंड इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स फ्लोट लिखना है तो सी लिखते हैं, टाइम डेल्टा लिखना है तो एम लिखते हैं, डेट टाइम लिखना है तो एम लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट है तो वो है, ये सारा कैपिटल से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है, अगर मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है कि वो क्या है, वो जैसे ये डेटा टाइप है, ये इसमें जो वैल्यू है वो सारा इंटीजर है, तो आई आएगा इसका। देखिए यहाँ पे ये बोला है कि इन 64, यानी कि ये इंटीजर वाला है। अगर यहाँ पे फ्लोट होता है, जैसे ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग है, तो ये बोला है U6, U6 का मतलब है स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रिंग वाला देखें, तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा, ये वाला नहीं था, नीचे वाला था। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग था, ये हमारा स्ट्रिंग था, तो U6 ये लिखा है, ये स्ट्रिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर किसी वैल्यू को कॉपी करना है, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई एरे है, जैसे ये एक एरे है, ये एक एरे है, 1 2 3 4 एक एरे है। अब इस एरे को आप कॉपी करना चाहते हैं, मतलब दोबारा एक दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना चाहते हैं, तो एरे डॉट कॉपी करेंगे ना, तो इस एक्स में, जैसे अगर मैं यहाँ से इन सबको कॉपी करूँ, मतलब इन सबको कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, अगर देखिए यहाँ पे इन सबको कमेंट कर देते हैं, और अभी आपको दिखाते हैं कि जो भी इस एरे में वैल्यू है, जैसे एक्स एरे में वैल्यू है, वही वैल्यू को कॉपी किया गया है एक्स में। तो अगर हम एक्स को प्रिंट करते हैं, तो वो जो है वो एरे सेम एक्स में भी है। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं, मतलब एक एरे के वैल्यू को दूसरे मतलब एरे में कॉपी करना है, तो वो कॉपी फंक्शन से कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको शेप देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दो एरे लिया गया है, 2D एरे लिया गया है, एक ये 1 डायमेंशनल है। अब 2D एरे पहचानने का क्या तरीका है, यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ होगा, उससे समझ लेंगे कि वो 2D एरे है। तो देखिए, अगर कोई 2D एरे है, तो उसका हम मतलब कोई एरे है, उसका हमको शेप करना है कि उसका रो कितना है, कॉलम कितना है, तो उसको पता करना है। तो ये देखिए, ये पता हो जाता है कि इसमें जो है 4 कॉलम है और 2 रो है। जैसे ये इसके नीचे आता है, ये वाला इसके नीचे आता है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मैट्रिक्स में बताए हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये 2 रो, सॉरी, 2 रो, हाँ 4 कॉलम, ये शेप अगर चेक करना है किसी एरिया का कितना है, तो वो कर सकते हैं, ये शेप फंक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही शेप फंक्शन से ये शेप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको अगर कोई शेप 2 कॉमा मतलब 2 रो 3 कॉलम है, तो उसको हम
रो को कॉलम, कॉलम को रो भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बता दें। जैसे ये यहाँ पे देखिए 12 एलिमेंट है इस एरे के अंदर, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें क्या हो कि 4 रो हो जाए और 3 कॉलम हो जाए, तो इसको भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो एरे है उसमें उसको रीसेप नाम का एक फंक्शन है, उसमें 4 और 3 लिख देना है। तो ये देखिए ऐसे बन जाएगा। सबसे पहले 4 रो हो जाए, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, और इसमें कितना कॉलम है, 3 कॉलम, 1 2 3। तो इस तरह से आप रीसेप भी कर सकते हैं। उसके बाद आइटरेशन है। आइटरेशन का मतलब है कि आप लूप लगा सकते हैं, मतलब आप अपने एरे में लूप लगा सकते हैं। जैसे हमको सारे एक एरे के एलिमेंट, एक एरे में जितना भी एलिमेंट है सारा वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, पहले वन प्रिंट हो, फिर टू, फिर थ्री, वन बाय वन प्रिंट हो, तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा, 9 है, 0 है, तो ये सारा वैल्यू एक साथ प्रिंट हो जाएगा, वन बाय वन प्रिंट होगा। तो वन बाय वन प्रिंट करने के लिए जैसे लिस्ट को प्रिंट करते थे, वैसे ही एरे को प्रिंट करते हैं। तो सेम वही चीजें हैं। ठीक है, ये पॉइंट में आ गया है, पॉइंट में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर दो एरे को ज्वाइन करना है, जैसे इसको इसको ज्वाइन करना, 1 2 3 है, 4 5 6 है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, मतलब एक के बाद दूसरा, मतलब एक दोनों के साथ में करना है। जैसे होता है ना, प्रेयर होता था तो हम दो लाइन लगाते थे ना, और दोनों लाइन को एक में कंबाइन कर देंगे, तो वो सारे एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे। तो इसको कॉन्कैट नाम का फंक्शन से इसको कंबाइन कर सकते हैं। वहां पे दोनों एरे का कॉमा दे के नाम लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ओपन हो गया है, सबको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा हार्ड ने जो भी पढ़ाए हैं वही सारी चीजें सब, अ, जितना चीजें हैं सब बता दिया जा चुका है। उसके बाद एक स्प्लिट है। स्प्लिट का मतलब है कि इसको जो है, मतलब हम तीन पार्ट में स्प्लिट करना है इस एरे को। तो इस एरे स्प्लिट नाम का एक फंक्शन है, उसमें क्या करना होता है, आपको जो एरे हो उसका नाम और उसको कितने पार्ट में स्प्लिट करना है, तीन पार्ट में स्प्लिट करना है। तो ये तीन पार्ट में जो है स्प्लिट हो जाएगा। ये देखिए तीन पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो इस तरह से स्प्लिट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक सर्च नाम का फंक्शन है। सर्च नाम का फंक्शन क्या करता है कि अगर आपको इस एरे में फोर पे, जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए ये बोल रहा है कि एक एरे है, उसके बाद एनपी वेयर, और एरे, मतलब इस एरे का यहाँ पे लिखा गया है कि इस एरे में जो फोर जो है, ये जो फोर है वो कहाँ कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये फोर जो है 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, एक 3 पे है, 4 5, एक 3 पे है, एक 5 पे है, एक 6 पे है, तो वही यहाँ पे सर्च करके दे दिया। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च भी कर सकते हैं कि वो कौन कौन से पोजीशन पे है। तो ये सर्च के लिए है। उसी तरह से सॉर्ट के लिए, सॉर्टिंग में मान लेते हैं ये 3 2 0 1 है, तो ये 0 1 2 3 आ जाएगा सॉर्ट करेंगे तो। देखिए सॉर्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये सॉर्ट फंक्शन की मदद से होता है। तो इस तरह से आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। मान लेते हैं फिल्टर करना है आपको, तो फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए यहाँ पे हम फिल्टर करने के लिए यहाँ पे देखिए एक एरे लिया गया है, 41 42 43 44। अब इसको मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो समझिए कि ये जो फिल्टरिंग एरे है, फिल्टरिंग एरे का मतलब होता है गेटिंग सम एलिमेंट आउट ऑफ ऑन एग्जिस्टिंग एरे, तो क्रिएटिंग न्यू एरे आउट ऑफ देम कॉल्ड फिल्टरिंग। ठीक है, तो फिल्टर करने के लिए इफ द वैल्यू एट इंडेक्स इज ट्रू, ठीक है, तो उसको प्रिंट करेगा। जहां जहां देखिए ये जो ट्रू है, और यहाँ पे दो जगह ट्रू है, तो एक 41 पे ट्रू है, एक 43 पे ट्रू है। ठीक है, तो ये 41 और 43 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये जो है नमपाई रेंडम जो है, नम अब ये सारा बेसिक जो है कंप्लीट कर लिए। अब ये जो है ये सारा, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स अच्छे से आता है, ये वाला पार्ट अभी कवर कर सकते हैं। जैसे अ, इसमें देखिए दो तीन चीजें कवर कर सकते हैं आप। एक बार प्रोबेबिलिटी, और अभी नहीं आपको बताया गया कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स कैसे काम करता है, क्या होता है, वो सब नहीं बताया। तो उसी का पार्ट है, पर फिर भी अगर आपको सीखना है तो इसको सीख सकते हैं। जैसे ये एक है कि अगर आपको रेंडम नंबर जनरेट करना है तो आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये एक है कि अ, अगर आपको रेंडम जनरेट करना है numpy की मदद से, तो आपको लिखना फ्रॉम numpy import random। जो ये रेंडम है ना, ये numpy से एक अलग क्लास है। ठीक है, रेंडम एक अलग क्लास है। तो ये एक क्लास है, ध्यान रखिए, ये एक क्लास है रेंडम नाम का, जो कि हम numpy से रेंडम नाम के क्लास को यूज कर रहे हैं। और इस क्लास में से एक रेंडिट नाम का फंक्शन है, उस रेंडिट नाम के फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है कि आपको, मतलब वो वैल्यू डालना है कि आपको
मतलब 100 से 100 वैल्यू में से कोई भी, मतलब 1 से 100 में से कोई भी एक वैल्यू दे दे, तो उसके लिए आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। जैसे ओटीपी आता है ना फ़ोन पे, तो वो कोई भी रैंडमली आ जाता है। कभी 4 डिजिट का कोई भी आ जाएगा। तो इस तरह के रैंडम नंबर आपको जनरेट करना है, तो आप इस तरह से रेंडिट नाम का फंक्शन है, जो कि रैंडम क्लास के अंदर आता है। तो ये याद रखना, इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा-सा अलग है कि आपको जो लाइब्रेरी है उसको फ्रॉम और नंपाई और फिर इंपोर्ट रैंडम लिखते हैं। यानी कि आपको नंपाई में से रैंडम को यूज़ करना है, तो इस तरह से याद रखना है। ठीक है? तो रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो इस तरह से ये है। अब देखिए ये जो इसी तरह से एक रैंड नाम का फंक्शन है। ये रैंड नाम का फंक्शन क्या करता है कि इस रैंडम वाले क्लास से रैंड वाले जो फंक्शन है ये क्या करता है 1 से, मतलब 1 से जो 1 से पहले का जो नंबर है ना 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो वो सब रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। हर बार जब जनरेट करेंगे तो आपको नया नंबर दिखेगा। ठीक है? वो 1 से पहले का होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 0 से 1 के बीच का ये जनरेट करता है। और ये जो जैसे रैंडिट जो लिखे थे, ये जो है ये कोई भी रैंडम नंबर ये दे देगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स अच्छे से आप पढ़ें, जैसे इसमें है चॉइस फंक्शन। एक चॉइस फंक्शन क्या करता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये एरे का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे मतलब सारे वैल्यू दिए गए। तो ये जो पार्ट है, हाँ, तो हम लोग रैंडम देख लिए रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं। अब ये जो पार्ट है, अगर ये पार्ट पढ़ना है, ये पूरा पार्ट पढ़ना है, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स थोड़ा-सा पढ़ रखे हैं, तो आप इसको करेंगे तो खुद से समझ आएगा। लेकिन अभी हम ये नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स आप पढ़ लेते हैं तभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एक यूएफ यूएनसी नाम का एक है। अब इसको भी देख सकते हैं, ठीक है? इसके लिए प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स पता होना चाहिए। जो है याद रखना है कि ये जो है, अब याद रखना है कि ये इसके लिए प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स चाहिए। और अब जो है हम लोग नंपाई यूएफएनसी देखने वाले हैं। ये यूएफएनसी तो है ना, जो है ना, ये मतलब कभी-कभी किसी केस में काम आ जाएगा। एडवांस में ये कॉन्सेप्ट है, ये कभी-कभी काम आएगा, ये ज़्यादातर ये काम नहीं आता है। ठीक है? तो इसमें क्या-क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यूएनसी फंक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है यहाँ पे, अगर जैसे मान लेते हैं आपको ये भी बता दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपको लॉग का कॉन्सेप्ट पता है कि लॉग कैसे काम करता है, ट्रिगोनोमेट्री कैसे काम करता है। तो इसमें वही है, थोड़े से मैथ वाले कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको लॉग का पता है, ट्रिगोनोमेट्री का पता है, हाइपरबोलिक पता है, तो इसको आपको यूज़ करना कर सकते हैं। जैसे आपको एलसीएम पता है, एलसीएफ पता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समेशन है, समेशन आपको पता है, जैसे समेशन का मतलब है कि यहाँ पे 2 एरे दिया गया है। देखिए, एक ये एरे दिया गया है, ये एक दिया गया है। तो ये सिंपल सा है, ये तो बहुत सिंपल है कि ये क्या किया गया है कि अब np डॉट ऐड लिखेंगे ना, तो जो भी एरे है उन उन सबको ये ऐड कर देगा, 1 1 2 और 2 2 4 और 3 3 6। तो इस तरह से ये ऐड वाला फंक्शन दो एरे को ऐड कर देता है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो इस तरह से 24 ये आउटपुट आ जाता है। तो इस तरह से आप अ, इसको मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब है कि 10 15 25 5 जो है एक एरे दिया गया है। अब यहाँ से 10 से 5 के बीच कितना का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 5 और 25 में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस था और यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 25 में से 5 अगर घटाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि -20 का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये डिफरेंस वाला फंक्शन जो है, अगर कोई एरे है और उसके बीच का कितना गैप है वो पता करना है, तो वो लाइन बाय लाइन पता कर सकते हैं। उसके बाद अगर एलसीएम निकालना आता है, तो जैसे इन दोनों का एलसीएम है 4 और 6 का एलसीएम जो है 12 आएगा, तो यहाँ पे 12 दिया गया है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम फंक्शन लिखेंगे और ये जो वैल्यू है उसको एलसीएम निकालना पता होगा आपको कि ऐसे लिखते हैं। 4 और 6 लिखते हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है? तो ठीक है, इस तरह से एलसीएम निकालते हैं।
तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। तो ये एलसीएम वाला भी पार्ट है। एलसीएम अगर आप आता है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। उसी तरह से जीसीडी है। तो जीसीडी अगर आपको एचसीएफ आता है तो आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये जो है 6 9 का एचसीएफ जो है जो कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, तो ये एचसीएफ आता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री आता है, अगर ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टैन कॉस कोसेक क्वाट होता है तो वो आपको अच्छे से पता है। मतलब पहले तो आपको वो वाला मैथ वाला पॉइंट पढ़ना होगा, इनको अगर समझना है तो ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पता होना चाहिए। फिर थोड़े से ग्राफ भी पता होना चाहिए, ग्राफ कैसे काम करता है वहां पे। जैसे ग्राफ वाला पार्ट तो कवर करेंगे, लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जो उस टाइम मैथमेटिक्स अगर आप जो है ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे तो इस टाइम पढ़ना होगा, क्योंकि वही वाला कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे यूज होता है। तो इस तरह से जो भी नंपाई में चीजें हैं वो, मतलब जितनी चीजें हैं इतनी ही चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं है। आपको इससे ज्यादा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग नंपाई में जो भी चीजें बाई चांस आपको लग रहा है कोई चीजें छूटी है तो आप यहाँ से वन बाय वन करके पढ़ सकते हैं। अब बाकी अगर आप mentorself.com पे जाते हैं तो वो लाइन बाय लाइन सारी सीरीज दी हुई है। तो वहां पे आप जाके कोर्सेज वाले में यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे। तो अभी तो ज्यादा डला नहीं है। यहाँ पे नंपाई से जितने सारी चीजें हैं वो सारी दी गई है। जितने भी पाइथन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे दिए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स भी आपको पढ़ाया गया है कि मैट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं। मतलब जितना मैथ्स रिक्वायरमेंट है वो मैथ भी बताया गया है, ठीक है। तो अब नंपाई फिर आप जैसे इस लेक्चर को समझना है तो आप मैट्रिक्स को पहले समझ रखे हैं तो आपको नंपाई अच्छे से समझ आएगा। 1D 2D 3D कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताएं। उसके जितने भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन को यहाँ पे देखे थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पांडाज देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब पांडाज देख लेंगे तो फिर हम लोग को थोड़े से मैथ के कॉन्सेप्ट चाहिए। तो उसके आगे मैटप्लॉटलिब देखना है, तो मैटप्लॉटलिब के लिए ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। तो जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है जो आप 11th में, सॉरी 9th में जो आप ग्राफ पढ़े थे वो ग्राफ फिर से आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। मतलब जो एआई है उसमें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही है, तो आपको वो मैथमेटिक्स का जो कोर कॉन्सेप्ट है अगर उस टाइम नहीं पढ़ा है आपने तो फिर अभी पढ़ना होगा। क्योंकि सारी चीजें जैसे आपको मैंने बताया कि है पहले भी कि आपको कैलकुलस भी आना चाहिए, वेक्टर भी आना चाहिए। ये सारे जो है आप जो 11th में पढ़े थे वो सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो पढ़े थे वो सब अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप यहाँ पे और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।